अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद। और आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 12 के ऊपर, जिसका नाम है ऑर्बिटल मोशन। और स्टूडेंट्स याद रखें कि हमारे पास ऑर्बिटल मोशन में कुछ 5 से 6 की वर्ड्स हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी कह लें या वर्ड कह लें जिसका हमें पता होना चाहिए, वो है सेंट्रल फोर्स। ठीक है जी, तो सेंट्रल फोर्स का हमें पता होना चाहिए। तो सेंट्रल फोर्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेंट्रल फोर्स जो है ये क्या है। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन एन ऑर्बिट, इफ अ पार्टिकल is moving in an orbit under the influence of a force whose line of action passes through some fixed point, then such a force is called सेंट्रल फोर्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम बना के तो फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली ये सेंट्रल फोर्स जो है ये है क्या। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और अगर हम देखें तो ये हमारे पास ओरिजिन होता है। ठीक है, इसको ओ का नाम दे दें। अब इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको फिक्स्ड पॉइंट भी कहा जाता है। और याद रखें कि इस चैप्टर के अंदर हम इसको सेंट्रल फोर्स भी कहेंगे, सेंट्रल फोर्स। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, और इस वेक्टर का नाम होगा पोजीशन वेक्टर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो फर्ज किया कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, पार्टिकल पी मूव कर रहा है, और यहाँ पे अगर हम उसके इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें। टेंजेंट लाइन स्टूडेंट्स क्या होता है, टेंजेंट लाइन हमारे पास होती है ऐसी लाइन जो हमारे सर्कल को या किसी कर्व को किसी एक पॉइंट के ऊपर टच करे, उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है जी, तो इस टेंजेंट लाइन को हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी का नाम दे देते हैं, वी वेक्टर का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, और ये जो पी है ये कोई पॉइंट यानी कि ऐसा पॉइंट है जिस यानी कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट है जहाँ से एक पार्टिकल जो है वो यानी कि मूव कर रहा है इसके अंदर। और याद रखें कि ये जो है आर, इसको हम पोजीशन वेक्टर का नाम भी देते हैं या फिर रेडियस वेक्टर का नाम भी देते हैं। इसके लिए भी लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आइए अब इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं। इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग इन एन ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, एक पार्टिकल है जो कि एक ऑर्बिट में से मूव कर रहा है। फर्ज किया कि एक ऑर्बिट के अंदर से एक पार्टिकल मूव कर रहा है। हुज लाइन ऑफ एक्शन,
यानी कि जिसका लाइन ऑफ एक्शन जो है पासिस थ्रू, पास कर रहा हो सम फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट में से पास कर रहा हो, तो फिर उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल फोर्स। याद रखें कि ये पॉइंट है जो कि एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से जो भी हमारे पास फोर्स ड्रा होगी या वेक्टर ड्रा होगा, उस फोर्स या वेक्टर को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल फोर्स कहेंगे। ठीक है जी, तो इसीलिए इसको हम सेंट्रल फोर्स का नाम भी देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब याद रखें कि जो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ, अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। इज कॉल्ड सेंटर या इट्स सेंटर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसके अलावा अब ये जो सेंट्रल फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है जी, अ सेंट्रल फोर्स may be attractive or repulsive। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, याद रखें कि मैं इसके लिए एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है जी, अगर हमारे पास किसी फोर्स की डायरेक्शन जो है वो सर्कल के अंदर की तरफ हो, इनवर्ड हो, ठीक है जी, फर्ज किया इस तरह से अगर डायरेक्शन हो, ठीक है जी, या इस तरह कह लें, ठीक है जी, अगर अंदर की तरफ हमारे पास डायरेक्शन हो किसी फोर्स की, तो उस फोर्स को हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है जी, ऐसी फोर्स जिसकी डायरेक्शन सर्कल के अंदर की तरफ हो। ठीक है जी, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी जिसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ हो। अब नाम लिख लेते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। whose direction is inward the circle। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स रिपल्सिव फोर्स क्या होती है, तो स्टूडेंट्स आइए अब रिपल्सिव फोर्स के बारे में ज़रा पढ़ते हैं। रिपल्सिव फोर्स हमारे पास क्या होगी, इसी का उल्ट अगर आप देखें तो याद रखें कि रिपल्सिव फोर्स में हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। ठीक है जी, तो इसी तरह यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, और अगर यहाँ पे जो फोर्स होगी या वेक्टर होगा, उसकी अगर डायरेक्शन हमारे पास बाहर की तरफ हो, आउटवर्ड हो, तो उसको क्या कहेंगे, रिपल्सिव फोर्स। whose डायरेक्शन इज आउटवर्ड द सर्कल। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स आगे आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इसे कहते हैं ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को दायरे के अंदर घूमने पर मजबूर करे, ठीक है, या घुमाए रखे, उसको क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। ठीक है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। ये याद रखें कि ये आप ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास अ फोर्स विच moves the body which moves the body inside the circle। ठीक है जी, तो अगर अंदर की तरफ
यानी कि दायरे के अंदर अगर बॉडी को ये घुमा रही है, ठीक है जी, तो फिर रोटेट विच रोटेट द बॉडी कह लें, ठीक है जी, ये मूव की जगह रोटेट लिख लें, विच रोटेट्स द बॉडी इनसाइड द सर्कल। इसी तरह अगर कोई फोर्स बॉडी को दायरे के बाहर घूमने पर मजबूर करे तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट पेज के ऊपर ज़रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास क्या होती है, जी हाँ स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, ये ऐसी फोर्स होती है जो दायरे को जो बॉडी को दायरे के बाहर घुमाने पर मजबूर करती है, घूमने पर मजबूर करती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो फोर्स विच रोटेट्स the body outside the circle is called centrifugal force। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट है ऑर्बिटल फोर्स, ठीक है जी। ऑर्बिटल फोर्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगी, याद रखें ऑर्बिटल फोर्स जो है ये हमारे पास 6th डेफिनेशन है हमारे पास, ऑर्बिटल फोर्स। अब ऑर्बिटल फोर्स हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है उसको हम स्टूडेंट्स ऑर्बिटल फोर्स का नाम भी देते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स is also known as orbital force। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1। तो थ्योरम नंबर 1 बेसिकली हम प्रूव करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारा आज का जो थीम है वो उसी थ्योरम के अबाउट ही है। तो आइए उस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 1 को हम प्रूव करेंगे और थ्योरम नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो क्या है, द ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल, द ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल स्टेटमेंट है जी हमारे पास द ऑर्बिट ऑफ अ particle moving under a central force is necessarily a plane curve। या फिर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी कई दफ़ा पेपर में आ जाती है और वो क्या है, मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स ऑलवेज इन अ प्लेन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें क्या चीज़ उसने बोली है स्टेटमेंट के अंदर, स्टूडेंट्स हमें बोला गया है कि द ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स, जो ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल है, जो पार्टिकल का ऑर्बिट है वो एक सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव कर रहा है और वो जो सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव कर रहा है इज नेसेसरली अ प्लेन कर्व। तो वो क्या है, बेसिकली एक प्लेन कर्व है। यहाँ फिर इसका दूसरा नाम है
मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स ऑलवेज इन अ प्लेन, यानी कि जो एक सेंट्रल फोर्स के अंदर मोशन हो रही होती है वो हमेशा प्लेन के अंदर हो रही होती है। अब प्लेन बेसिकली प्लेन कर्व क्या है, ऐसी कर्व जो कि एक ही प्लेन में रहे उसको हम कहते हैं प्लेन कर्व। सेंट्रल फोर्स के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसी फोर्स जिसमें हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक फिक्स पॉइंट के थ्रू हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, फिक्स पॉइंट को भी हम सेंट्रल फोर्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बाकायदा इस प्रूफ का आगाज़ करते हैं। याद रखें कि वही डायग्राम जो मैंने पहले आपको डेफिनेशंस के लिए समझाई है उसी को यूज़ करके हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए ज़रा इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है जी, ये हमारे पास कोई सेंट्रल फोर्स है, ये ओ पॉइंट यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर ड्रा हो रहा है आर। ठीक है जी, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये पार्टिकल है जो किसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। इस पार्टिकल को पी का नाम दे दें। और यहाँ पे हमने एक वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किया था, यानी कि टेंजेंट वेक्टर, जिसको हमने वेलोसिटी का नाम दिया था। ये टेंजेंट वेक्टर था बेसिकली। ठीक है जी, टेंजेंट लाइन कह लें। ठीक है जी, टेंजेंट लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो किसी कर्व को या सर्कल को एक पार्ट पे या एक पॉइंट पे टच करे उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमने साबित ज़रा क्या करना है कि ये जो आर है पोजीशन वेक्टर और ये जो वेलोसिटी है, ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमने किसी कांस्टेंट के इक्वल प्रूव करना है। और उसका मतलब क्या होगा कि जो मोशन है वो एक ही प्लेन के अंदर है। ठीक है, अगर इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास कांस्टेंट आ गया तो उसका क्या मतलब होगा कि जो मोशन हो रही है सेंट्रल फोर्स के अंडर वो हमारे पास एक ही प्लेन के अंदर होती है। ठीक है जी, इसका ये मतलब होगा। तो स्टूडेंट्स आइए इस थ्योरम का अब बाकायदा प्रूफ करते हैं हम। और इस थ्योरम का हम आगाज़ कैसे करेंगे कि स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है। फर्ज किया कि वो ऐसी फोर्स है जो कि आउटवर्ड मूव कर रही है। ठीक है जी, तो आउटवर्ड मूव करने का मतलब क्या है कि ये फोर्स और ये जो लाइन है ये हमारे पास सेम लाइन के ऊपर है और पैरेलल है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस जो हैं वो सेम है। तो हम कह लेंगे कि, और ये क्योंकि आउटवर्ड है तो ये कौन सी हमारे पास लाइन होगी, ऐसी फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है उसको रिपल्सिव हम कहते हैं, जो इनवर्ड मूव करती है उसको अट्रैक्टिव कहते हैं। तो फर्स्ट कहने का ये रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है जी, सिंस आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर आर इन सेम लाइन। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि दोनों हमारे पास जो वेक्टर्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं। और दो वेक्टर्स जब आपस में पैरेलल होते हैं तो तब हमारे पास क्या होता है कि दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। याद रखिएगा, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम ज़ीरो के इक्वल ले चुके हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास इन दोनों को कोलिनियर भी कह सकते हैं और पैरेलल भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की सेम डायरेक्शन है और ये सेम लाइन के ऊपर है, इसलिए इनको कोलिनियर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स इस थ्योरम को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखें, एफ इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। ठीक है जी, अब इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ की जगह आ जाएगा एम
ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि हमारे पास जो ए है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है डी वी ओवर डी टी के इक्वल। ठीक है जी। तो ए की जगह हम लिख लेंगे एम डी वी ओवर डी टी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, एम क्योंकि हमारे पास स्केलर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लेंगे एम इज स्केलर, एज एम इज स्केलर, स्केलर यानी कि ये कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो अगर ये स्केलर है या कांस्टेंट है तो स्टूडेंट्स हम एम को बाहर निकाल सकते हैं। ये इस तरह लिख सकते हैं एम इंटू आर क्रॉस डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब ये एम जो है ये हमारे पास इधर आके 0 के साथ 0 के नीचे आ जाएगा। 0 ओवर एम, तो 0 ओवर एम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आर मल्टीप्लाई बाय डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसी को ज़रा नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखते हैं, तो फिर अगले स्टेप की तरफ हम रवा दवा हो जाते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप आया है वो क्या है, आर वेक्टर क्रॉस डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो, अब याद रखें कि अगर सेम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हों और सेम हो, उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो एज वी नो डैट v क्रॉस v का हम आपस में क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है जी। तो अब 0 को मैं दोनों तरफ ऐड कर लेता हूँ, 0 प्लस आर वेक्टर क्रॉस डी वी वेक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 में 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स इस 0 की जगह मैं v क्रॉस v लिख सकता हूँ। ठीक है जी। तो लिख लूँगा जी v क्रॉस v प्लस आर क्रॉस डी वी ओवर डी टी। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो v वेक्टर है ये इक्वल होता है डी आर ओवर डी टी। ठीक है। याद रखें कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो ये डी आर ओवर डी टी जो है वो v के इक्वल होगा। तो अब इन दोनों में से किसी एक v की जगह मैं डी आर ओवर डी टी लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा v वेक्टर क्रॉस, इसकी जगह लिख लूँगा डी आर वेक्टर ओवर डी टी प्लस आर वेक्टर क्रॉस डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास v एज इट इज़ r का डेरिवेटिव और r एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल बन गया ना, r क्रॉस v के ऊपर ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो इसको मैं लिख लूँगा d बाई डी टी और इधर लिख लूँगा जी r क्रॉस v। ठीक है जी। विच इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो मैं क्या करूँगा कि ये डी टी को इधर ले जाऊँगा तो ये आ जाएगा r क्रॉस v इज इक्वल टू 0 इंटू डी टी। ठीक है जी। और इधर क्या आ जाएगा, इधर ये हमारे पास d मौजूद है। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये डिफरेंशियल ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो लिखेंगे जी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा d इंटू आर क्रॉस v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 dt।
अब ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आर क्रॉस वी, और ज़ीरो की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था, और इसी का बेसिकली मतलब क्या है कि जो मोशन है हमारे पास सेंट्रल फोर्स के अंदर, वो क्या है एक ही प्लेन के अंदर हो रही है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि ये जो आर और वी है, ये आर और वी जो हैं, इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो मोशन है सेंट्रल फोर्स के अंदर वो एक ही प्लेन के अंदर है। तो ये यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टेटमेंट भी कि द मोशन हेंस द मोशन under a central force is always in a plane। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास से थ्योरम नंबर 1 का प्रूफ। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।